बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, सर्दी अब भाग चुकी है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 रोज़ जो है वो मौसम खुश्क रहेगा और अब गर्मियों का आगाज़ हो जाएगा। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती चलूँ कि हिफाजती टीकाजात से वाबस्ता सेहतमंद ज़िंदगी का रास्ता बताया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से। ये पूरा एक इश्तिहार और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसमें तशन्नुद जैसे जो ख़तरनाक मर्ज़ हैं उससे बचाने के लिए जो हिफाजती टीके हैं किस तरह से लगने चाहिए, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज है। आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं या जितने भी आपके करीबी केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर जा सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अब हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी लाहौर पुलिस के हवाले से है, जिसमें 28,000 एहलकारों के लिए सिर्फ 1432 बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। नाकों पर तैनात जवानों की सिक्योरिटी भी दांव पर लग गई। अगली हमारी टॉप स्टोरी, हालात की सितम ज़रीफ़ी या फिक्री जवाल, जूते शू केसेस में नायाब, जबकि किताबें फुटपाथ पर फरोख्त होने लगी। सिटी 42 के वफ्द ने उम्रा की सआदत हासिल कर ली, खालिद अंसारी ने ज़ोहराना दिया। और अदबी तारीख पर मुबाहिसे, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल हसीन यादें समेट कर इख्तिताम पजीर हो गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रिजवान नकवी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, क्या हाल चाल है? रिजवान, लाहौर पुलिस के हवाले से आज की हमारी लीड स्टोरी है। 28,000 पुलिस एहलकार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स सिर्फ 1432 जो मौजूद है। बिल्कुल सीमल, ये शहर के 84 थाने हैं जिनमें मजमूई तौर पे हर थाने के हिस्से में एक बुलेट प्रूफ जैकेट आती है। ये लम्हा फ़िक्रिया है लाहौर पुलिस के हवाले से कि अपने जवानों के लिए उनके पास जो है उनके हफाजती तदाबीर के तौर पे जो मैयर्स किए जाने चाहिए लाहौर पुलिस की जानिब से वो नहीं किए जा रहे। और अगर एहलकार जो कि नाकों पे तैनात होते हैं, जो कि शहरियों की हिफाजत पर मामूर किए जाते हैं, जो कि दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे जो नाके लगाए जाते हैं लाहौर पुलिस की जानिब से, उन पे जो लोग तैनात हैं, अगर उनकी अपनी सिक्योरिटी के मैयर्स भी जो हैं वो लाहौर पुलिस पूरे नहीं करेगी तो वो शहरियों की क्या हिफाजत करेंगे, वो दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे क्या जामा तलाशी करेंगे और किस तरह से अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात नहीं है, बल्कि आप दीगर जो सहूलियात हैं पुलिस को, उनका भी जायज़ा लें। लाहौर समेत सूबा भर में यही सूरत हाल नज़र आती है कि पुलिस जो है वो ख़तरनाक मुजरमों को रिक्शों में या मोटरसाइकिलों पे बिठा के जो है वो कचहरियों तक लेके जाती है, अदालतों में पेश करती है, या हवालात तक ले जाने के लिए उनके पास सोर्सेज नहीं होते और बाज़ दफ़ा उन्होंने रस्सियों से बांधा होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हथकड़ियाँ नहीं हैं उनके पास। तो ये वसाइल हैं कि जिनकी कमी है लाहौर पुलिस के पास और शायद इस कमी को पूरा करना चाहिए। अगर उनकी अपनी हिफाजत की जो तदाबीर हैं वो मुकम्मल नहीं की जाएंगी तो वो क्या शहरियों की हिफाजत के लिए क्या शहरियों इकदाम करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगर हम बात करें एलीट फोर्स की तो उसको 100 शहर के दाखिली और खारजी रास्तों नाकों पर तैनात जो एहलकार हैं उनके पास 82 बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, तो बाकी बचती कितनी हैं? जो बाकी के लोग हैं और हज़ारों की तादाद में एहलकार हैं जो इस तरह की सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पर मामूर होते हैं, और सिर्फ 1432, ये तो किसी सूरत काफ़ी नहीं हो सकती। सीमल, इन 1432 में भी ज़्यादातर जो हैं VVIPs की सिक्योरिटी पे जो पुलिस एहलकार तैनात हैं, स्पेशली माल्टोन में या जाती उम्रा में, इनमें से ज़्यादा जैकेट्स जो हैं वो वहाँ पे यूटिलाइज़ की जा रही हैं और बाकी जो वज़रा हैं या बाकी जो VVIPs हैं उनके साथ इन जैकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर हेलमेट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी सिर्फ 300 है इनके पास। हाँ जी बिल्कुल, वो बिल्कुल एक जो पुलिस की तादाद है उसके तनासुब से बहुत कम तादाद है हेलमेट्स की भी, जो कि पुलिस एहलकारों को मुहैया किए जाने चाहिए। और सिर्फ इससे सरफ़े नज़र करके आप अगर दूसरे पहलू से पुलिस को देखें तो जो पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हो जाते हैं किसी मुकाबले में, हाल ही में अल्लामा इकबाल टाउन में एक मुकाबला हुआ और पुलिस एहलकार जो नाके पे तैनात थे उनके पास जैकेट्स नहीं थी, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुए और ऐसी कई कीमती जानें भी जो हैं वो ज़ाया हुई हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स ना होने की वजह से या हेलमेट्स ना होने की वजह से जो है वो सर पे इंजरी हुई जिसके बाद वो जानबर नहीं हो सके और कीमती जान का ज़या हो गया। और इससे हट के आप देखें तो पुलिस के शोहदा, उनकी फैमिलीज़ के साथ, या फिर जो पुलिस के ऐसे एहलकार जो कि ज़ख्मी हो जाते हैं अपने फ़राइज़ की अंजामदही में, उनके
اہل و عیال کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک ایس پی تھے جو کہ آج کل اینٹی کرپشن میں تعینات ہیں، علی جاوید ملک، ایک بلوچستان میں حملہ ہوا کوئٹہ میں تو اس میں شدید زخمی ہوئے، اس کے بعد آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا نے انہیں اپنی سٹینک پہ لینے سے انکار کر دیا، ان کی اے سی آر گندی کر دی، اور وہ اب بھی روزانہ جیتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، تازہ زخم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ملازمت کر رہے ہیں۔ پولیس نے بالکل ان کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور ان کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا۔ تو یہ ساری صورتحال اگر ہم 100% پرفارمنس لینا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کو اس طرف دیکھنا ہوگا کہ کم از کم وسائل جو ہیں وہ پورے ہوں۔ ہم تو انسینٹیوز کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ انسینٹیو کیا، جو ضروری چیزیں ہیں جو ڈپارٹمنٹ کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے وہ تک پوری نہیں ہے۔ ضروری چیزوں سے ہٹ کے ہمدردی پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، کسی کو فون کال کر کے اس سے اس کی خیریت دریافت کر لینے پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، لیکن پولیس اہلکاروں نے علی جاوید ملک جو ان کے ایس پی جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جو کہ ایک بم دھماکے میں بال بچے، اس کے بعد وہ روزانہ جیتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، کسی اعلیٰ پولیس افسر نے ان کا حال تک نہیں پوچھا، اور وہ خود جو ہے وہ اپنے حلقۂ باب میں جو ہے وہ اس بات کا گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ بالکل پولیس نے ان کو بالکل نہیں پوچھا۔ اور جو باقی پولیس اہلکار ہیں جن سے 18 گھنٹے ڈیوٹیاں لی جاتی ہیں، اس کے بعد ان سے کس طرح سے پرفارمنس کی یا کوالٹی ورک کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بالکل صحیح۔ اگلی ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ حالات کی صدم ظریفی یا فکری زوال۔ جوتے ہمیں اے سی والی دکانوں میں، شو کیس میں، شیشے میں سجے ہوئے ملتے ہیں، لیکن کتابیں فٹ پاتھوں پر فروخت ہو رہی ہیں۔ کیا کتاب کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یا جو کہا جاتا تھا کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہوا کرتی ہے، کیا وہ سوچ اب ختم ہو گئی ہے؟ سیمل، بالکل اب کتب بینی کا رجحان جو ہے، طرح طرح کی چیزیں جو لیٹسٹ آ گئی ہیں، جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایک عام ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کتب بینی کی طرف جو ہے وہ خاصے کم ہو گئے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ جب ہیں بھی جو ہم کہ کتاب دیکھتے ہیں کہ کوئی میلہ لگتا ہے جہاں پر کتاب سیل میلہ لگتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ رش دیکھنے میں آتا ہے وہاں پر، لوگ ابھی بھی کتابیں لینا چاہتے ہیں، یا ہم نے اس کی اہمیت اتنی ختم کر دی کہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ سیمل، ایک یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ دیکھیں کہ انارکلی کے قریب جس کی یہ خبر چھپی ہے، ایک کتابوں کا ہر اتوار کو سستا بازار لگتا ہے، جس میں ملک بھر سے، شاید ملک بھر میں ایسا بازار کہیں پہ بھی نہیں لگتا کتابوں کا، جہاں پہ آپ کو موسیقی، فن مصوری، لٹریچر، نثر، شاعری، کسی بھی فنون لطیفہ کی صنف پہ آپ کو کوئی کتاب چاہیے، یا دنیا جہان کے کسی بھی موضوع پہ آپ وہاں پہ جائیں، تھوڑی سی چھان پھٹک کے بعد آپ کو اپنی مطلب کی، اپنی مرضی کی کتاب مل جاتی ہے۔ تو یہ بازار جو ہے ایک طرح سے نعمت تو ہے، لیکن سوسائٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح آپ نے بات کی کہ جوتے جو ہیں وہ شو کیسز میں سجا کے رکھے جاتے ہیں، بالکل صحیح، جبکہ کتابیں جن سے قومیں بنتی ہیں، ایسی قومیں جہاں پہ کتب بینی کا رجحان ختم ہوتا ہے، بالکل وہاں پہ اسکالر جنم نہیں لیتے۔ اب ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی بڑا اسکالر موجود نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک تو وہ چیزیں جن کی طرف ہمیں مائل ہونا چاہیے تھا من حیث القوم، شاید اسٹیٹ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اسٹیٹ کو چاہیے تھا کہ جس طرح فوڈ اسٹریٹ بنائی جاتی ہے، جس طرح 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 کے بازار ہیں، بک اسٹریٹ بنانی چاہیے، کتابیں جو ہیں وہ اویلیبل ہو، لوگ جائیں اپنی مطلب کی کتابیں وہاں سے لوگوں کو اپنے مطلب کی کتابیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور لوگ وہاں پہ جائیں۔ لائبریریوں میں جانے کا رجحان بالکل کم ہوتا جا رہا ہے، بک اسٹریٹ نہیں ہے، یہ چیزیں بھی ناپید ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ یہ کتابیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جیسے ہی گورنمنٹ نے کبھی اس طرف دھیان دیا تو انہیں بھی اٹھا دیا جائے گا، اور بالکل یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ایسی بک اسٹریٹ ہے جہاں سے سستے داموں کتابیں مل جاتی ہیں، اور عام ریڈر جو کہ 50، 100 یا 200 روپے تک کتاب افورڈ کر سکتا ہے۔ ایک یہ بات، دوسرا یہ کہ جس طرح ہم اپنے ماہانہ بجٹ میں سبزی کا، مسالے کا یا دیگر چیزوں کا بجٹ رکھتے ہیں، وہ بالکل اس کا بھی بجٹ ہونا چاہیے، مختص ہونا چاہیے۔ فیملیز کو بھی انفرادی طور پہ اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بک ریڈنگ کی طرف مائل کریں، تاکہ ایک پڑھی لکھی جو ہے پروان چڑھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگلی ہماری ٹاپ سٹوری، اسی کتابوں کی ہم بات کر رہے تھے اور لٹریچر کی بات کر رہے تھے، تو لاہور لٹریری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا، 2 روزہ یہ میلہ سجایا گیا تھا، ایک فیسٹیول کا انعقاد تھا، حسین یادیں سمیٹ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ بالکل سیمل، یہ پہلے 3 روز کا اس کا پلان تھا لاہور لٹریری فیسٹیول کا۔ اس میں ملک بھر سے بلکہ بیرون ملک سے بھی جو ہے وہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اس میں شریک ہوئیں، اور اس میں کل جو ہے وہ 28 سے زائد مختلف موضوعات پہ مباحثے ہوئے، جس میں مختلف ایکسپرٹس نے اپنی آراء دیں، اور
شہریوں کی بہت بڑی تعداد تھی، جمع غفیر تھا لوگوں کا، جو کہ لاہور سے، لاہور کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی آئے تھے اس فیسٹیول کو جوائن کرنے کے لیے، اس میں شرکت کے لیے۔ تو ایسے فیسٹیول دراصل لاہور کا وہ چہرہ ہیں، خوشنما چہرہ ہیں، جسے دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ لاہور کا ماضی ہے، لاہور کبھی مشاعروں کا، باغات کا یا ادیبوں کا شہر تھا۔ اب یہ رونقیں بالکل ماند پڑتی جا رہی ہیں، اور یہ فیسٹیول جس طرح سال میں ایک مرتبہ یہ فیسٹیول ہوتا ہے، یہ تو ہر مہینے میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اور حکومت کو ان چیزوں کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ حکومت ایسی این جی اوز کی یا ایسی تنظیموں کی سرپرستی کرے جو کہ لاہور کا خوشنما چہرہ جو ہے وہ دکھانے کے لیے آگے آئیں، اور پوری دنیا کو لاہور کا یہ ایک پازیٹیو امیج آئے۔ بالکل صحیح، اور بڑے بڑے ناموں نے جو ہے وہ شرکت کی اس فیسٹیول میں، اور عام لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی اور انجوائے کیا۔ یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بھی بنا، اور لوگوں نے وہاں پر جو شوز دکھائے گئے، 28 شوز ہوئے کل، مختلف مباحثے ہوئے، مختلف ٹاپکس کے اوپر جب بات کی گئی، جس میں علامہ اقبال، اسلام، اردو ادب، فکشن، تمام چیزوں پر جب بات کی گئی، لوگ سننا چاہتے ہیں اس بارے میں، لوگ ان چیزوں کو مس کرتے ہیں۔ بالکل سیمل، جس بھی شخص کو فنون لطیفہ کی کسی بھی صنف سے کوئی شغف ہے، اس سے کوئی اس کا وابستگی ہے، اس کے لیے اس فیسٹیول میں سامان موجود تھا کہ اس کو اس کے ذوق کی تسکین کا سامان یہاں پہ میسر آیا ہے۔ اور یہ فیسٹیول جو ہے یہاں پہ لاہور میں تسلسل کے ساتھ ہوتے رہنے چاہیے، چونکہ جس سوسائٹی کے اندر انٹرٹینمنٹ ختم ہوتی ہے وہاں پہ مار دھاڑ، احتجاج، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کسی نہ کسی روڈ پہ کوئی نہ کوئی احتجاجی مظاہرین جو ہیں وہ روڈز بلاک کر کے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے فرسٹریشن پھیل چکا ہے، چونکہ جن معاشروں کے اندر انٹرٹینمنٹ ختم ہوتی ہے، جہاں پہ فنون لطیفہ کو جو ہے وہ معیار نہیں بنایا جاتا، فنون لطیفہ کو دبایا جاتا ہے، ان کو اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ اون نہیں کرتی، وہاں پہ بالکل ایسی ہی قوم جنم لیتی ہے جو کہ فرسٹریشن کی ماری ہوئی قوم ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح اپنے اگریشن کا ہے سڑکوں پہ نکل کے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ منصوبہ سازی کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ایک کتاب میلے کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، خصوصی بک فیئر لگایا گیا تھا، اور غیر ملکیوں نے جو ہے اس بک فیئر کو بہت زیادہ پسند بھی کیا، اور لاہوری کلچر ہے، اور آئی تھنک ہمیں جتنا میکسیمم اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اتنا ہی کام ہے، جتنا کریں گے اتنا۔ کتابوں کے جو سٹالز لگائے گئے تھے ان میں کافی رش تھا، اور لوگوں نے بہت زیادہ کتابیں وہاں سے لیں، اپنی مرضی کی کتابیں خریدتے ہوئے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کہ ان سٹالز پہ نظر آئی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ سٹالز پہ پڑی ہوئی کتابیں جو ہیں عام آدمی کی اپروچ میں نہیں تھیں۔ عام آدمی آ جا کے یہی جو فٹ پاتھ پہ بکنے والی کتابیں ہیں یا پھر جو پرانی کتابیں ہیں، یہ چاہیے کہ گورنمنٹ ان کا جو پیپر کی قیمت ہے اس کو ریڈیوس کرے، اور ایسے پبلشرز جو ہیں انہیں سبسڈی دی جائے تاکہ کتابیں جو ہیں وہ ایسا قاری جو کہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے فیشن کے طور پہ کتاب خریدتا نہیں، افورڈیبلٹی میں وہ چیز آئے، وہ اس کو افورڈ کر سکے اور وہ اس کو پڑھ سکے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے ناظرین، ہم مزید خبریں بھی ڈسکس کریں گے۔ سرٹیفائی ٹو کا 92 رکنی وفد جو ہے اس نے پہلا عمرے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر لی، اور اس وقت وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، اگلی خبر ڈسکس کریں گے، اور اگلی ہماری ٹاپ سٹوری سرٹیفائی ٹو جو ہے اس کے وفد نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں 92 رکنی وفد۔ جی بالکل، یہ سٹی فور ٹو نے ایک بڑی اچھی روایت ڈالی ہے کہ ہر سال سٹی فور ٹو کا وفد جو ہے وہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی جو ہے وہ ہمارے امپلائز، جن میں ہمارے ڈرائیورز تھے، ہمارے پی این تھے، اس کے علاوہ ہمارے رپورٹرز تھے، تمام ساتھی جو ہیں 92 رکنی وفد ہمارا، جس میں کچھ سٹی فور ٹو کے فیملی فرینڈز بھی ہیں، جو کہ جس طرح خواجہ عمران نذیر ہیں، پرویز ملک ہیں، شائستہ پرویز ملک ہیں، دیگر لوگ تھے، سہیل ضیاء بٹ ہیں ان میں۔ تو کل بیر علی سے انہوں نے احرام باندھا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے عمرہ کی پہلی مرتبہ سعادت حاصل کی، اور یہ بڑی اچھی روایت ہے جو کہ سٹی فور ٹو نے ایک بالکل فیملی جیسا ماحول دیا ہے اپنے چینل میں، تو اس کو بالکل سراہا جانا چاہیے، یہ بالکل قابل تحسین ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہنی چاہیے، اور باقی جو ہمارے ساتھی ابھی تک یہ سعادت حاصل نہیں کر سکے ان کا بھی اس میں جو ہے انہیں بھی موقع ملنا چاہیے، وہ بھی تاکہ جائیں۔ ایک امید ہوتی ہے نا کہ اگلے سال شاید ان کا نام آ جائے اور وہ جو ہے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جائیں، اور وہاں پر بھی رضوان بہت خوش دلی سے جو ہے وہ خوش آمدید کہا گیا۔ وہاں کے مشہور تاجر خالد انصاری صاحب وہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے
ज़ोहराना भी पेश किया, इशाया भी दिया इस हाँ जी, वक्त को। बिल्कुल, जो वहाँ पे अहलियान लाहौर हैं, उन्होंने चूँकि ये शहर का चैनल है, लाहौर का चेहरा है, लाहौर की आवाज़ है, तो उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया वहाँ पे। और हमारी जो टीम 92 रुकनी वफ़द जो हमारा वहाँ पे मौजूद है, उम्रा की साथ हासिल करने गया हुआ है, उसके एज़ाज़ में इशाइये दिए, उनको दावतों पे मदऊ किया। तो ये अहलियान लाहौर का प्यार है, मोहब्बत है अपने शहर के चैनल के लोगों से, कि जिसका उन्होंने इज़हार किया। और अभी भी हमारा वफ़द वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे जो है वो सआदतें समेट रहा है। बिल्कुल और सही। बिल्कुल चंद रोज़ बाद जो है वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे सारे, और उसके बाद जो है वो सब हम अगले उनसे वहाँ की बातें सुनेंगे और वहाँ के किस्से सुनेंगे। और मेरा ये दुआ ही है कि अल्लाह ताला जो है वो जितने सुन रहे हैं और हम लोगों को भी ये सादत जो है वो नसीब करे। आप तो आमीन आमीन। माशाल्लाह ऑलरेडी कर भी चुके हैं, क्योंकि हाँ जी, लास्ट ईयर बिल्कुल। जो है वो आप गए थे सिटी जी, 42 के बिल्कुल। साथ। और एक एक दो फैमिलीज़ है ना हमारी, एक तो सिटी 42 फैमिली है और एक घर वाली फैमिली है। तो एक फैमिली जब साथ जाती है तो वो उसका मज़ा ही और हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसे लोग अपने कुलीग्स के साथ जो है वो बड़ा कम मौका मिलता है कि आप होते तो एक जगह पे हैं, लेकिन अपने रोज़मर्रा कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में, कि आपको एक तरह से एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहने का मौका नहीं और मिलता। फिर ऐसे तो सफ़र जब आप मुबारक में आप ट्रैवल साथ हो, बिल्कुल, वो जब आप और उसकी सफ़र अहमियत कर बढ़ रहे जाती हों है। और सफ़र भी एक मुबारक सफ़र हो, तो फिर इसका मज़ा ही जो है वो नाकाबिले बयान है, इसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल बयान दिया है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के रूट पर कोई तारीखी मुकाम मुतासर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आती है कैसे ऐसे बयान दे देते हैं, जब क्लियर कट है, जबकि यूनिसेफ भी कंसर्न है कि आपके इस मंसूबे से बहुत से तारीखी मकामात जो हैं या तो उनका नुकसान हो रहा है या आइंदा आने वाले सालों में उनका नुकसान होगा। क्लियर कट ये बिल्कुल, बोला गया, बिल्कुल फिर सीमल, कैसे ऐसे ना बयान दे सिर्फ सकते हैं? सकाफ़ती वरसे का बल्कि लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको भी इस मंसूबे में पामाल किया गया है। लोगों से उनके घरों की छतें छीन ली गई हैं। इससे बड़ी और क्या ज़्यादती होगी कि ऐसे लोग जो कि नस्ल दर नस्ल उन घरों में रह रहे थे 50 साल से 100 साल से, जो कि तकसीम से पहले से यहाँ पे रह रहे थे, उनको बेघर कर दिया गया और उनके सरों से उनकी छत छीन ली गई। और ऐसे लोग थे जो कि बाज़ मार्केट्स में साल हा साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे थे और उनका एक नाम था। उनका वो कारोबारी मराकज़ जो हैं उनको डिमॉलिश कर दिया गया और उन्हें वहाँ से उठा दिया गया। बिल्कुल सही। और लोगों के इन सारे जज्बात और की फिर और कहा उनका जा जो रहा है कि नुकसान उसके हुआ, एवज़ जो है वो उनको रकम अदा की जा रही है। क्या वो इतनी काफ़ी है कि उनका कारोबार जो मुतासर हो रहा है, उन्होंने जो एक मार्केट सेट की हुई थी, कहीं और जाकर जब वो इस्टेब्लिश करेंगे, चलिए पैसे से वो एक दुकान और ख़रीद लेंगे, कारोबार भी वहाँ पर स्टेबल कर लेंगे, लेकिन वो जो कस्टमर्स, वो जो उन्होंने एक मार्केट क्रिएट की हुई थी, वो उसका कुछ दे सकते हैं, ये उसका मुतबादिल कुछ दे सकते हैं? बिल्कुल सीमल, उसका नेमुल बदल देना बड़ा मुश्किल है। आप अगर उनको पे कर देते हैं तो उसके बाद जो है उनको नई जगह पे जाके साख बनाना या उस पे अपना नाम बनाने में बड़ा वक़्त चाहिए। और यूनेस्को के वफ़द से कल वज़ीर आला पंजाब ने जो मुलाकात की, उसमें उन्होंने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो ऐसा कोई भी इक़दाम ऑरेंज लाइन मंसूबे के रास्ते में ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं किया जा रहा जिससे सकाफ़ती वरसे को कोई नुकसान पहुँचे। जबकि जिस तरह आपने बात की कि चुबुर्जी के बिल्कुल साथ जो है वो खुदाई की गई है, हालांकि 100 मीटर के फासले के अंदर जो है वो खुदाई नहीं की जा सकती। सकाफ़ती वर्षा पूरी दुनिया और में जो है वो 200 मीटर तक आप जो 200 है वो मीटर बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई खुदाई नहीं कर सकते, कोई वहाँ पर काम नहीं कर सकते। जी, कौन उसका उसके ख्याल रख बावजूद रहा है? उसके बिल्कुल साथ जो है वो खुदाई की गई है। और उसके साथ जो आर्किटेक्ट थे नैयर अली दादा, जो कि इस कमेटी में थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे। तो बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब ने हालांकि जो यूनेस्को के वफ़द से बात करते हुए कहा है कि सकाफ़ती वरसे को किसी भी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जा रहा। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी का मंसूबा है। इससे अगर इस पे बात की जाए तो आम आदमी जो है वो, आप हस्पतालों की सूरत हाल देखें, आम आदमी के लिए मनसूबा जात जो हैं उसकी पहली तरजीहात जो हैं वो ये हैं कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उसके बच्चों को मयारी लेकिन अब तालीम जैसे मिले, कल उसके उन्होंने बच्चों को यूनेस्को की जो प्रोग्राम स्पेशलिस्ट है उनसे मुलाकात की है जॉन हाय, और उनको सेटिस्फाई किया है। किस तरह से सेटिस्फाइड किया होगा? क्या प्रूफ दिए हैं या ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम इनके सामने से वो नहीं गुजारे, हम अपने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? कैसे ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं? सिमल, देखें कि आप रोज़ाना हम यहाँ से गुज़रते हैं, कई ऐसी तारीख़ी इमारतें हैं, कई ऐसे अदीबों शोरा के घर थे जो कि मिसमार कर दिए गए हैं उसके रूट पे जो आ रहे थे। और चुबुर्जी की सूरत हाल आपके सामने है। तो इसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने वफ़द को ये बात कही कि हम बिल्कुल सकाफ़ती वरसे का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुँचने देंगे।
تو یہ حیران کن بات ہے کہ کس طرح سے پورے اہلیان لاہور روزانہ شہری یہاں سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اس کے باوجود اچھی بات ہے، جدت آنی چاہیے، منصوبہ جات جو ہیں وہ نئے نئے آنے چاہیے، لیکن آپ کو ترجیحات جو ہیں وہ پرو پبلک رکھنی چاہیے، کہ ایسی ترجیحات ہونی چاہیے حکومت کی جو کہ عام آدمی کی پہلی ڈیمانڈ ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ تو یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہسپتالوں کی صورتحال بہتر کی جائے، سکولز کی صورتحال بہتر کی جائے، تاکہ اس کو صحت کی جو سہولیات کا فقدان ہے، صحت کی سہولیات میسر آ سکیں۔ لیکن بالکل حکومت نے جو ٹھان لی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے یا پلوں کے جو منصوبہ جات ہیں ان کو ہم نے پہلی ترجیح دینی ہے، حکومت اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور اس میں جتنے بھی بیریئرز آ رہے ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ بتدریج ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور حکومت اس کو ہر ممکنہ قیمت پہ جو ہے وہ مکمل کرے گی۔ ہاں، اس میں کئی لوگ بے گھر ہوں، کئی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں پتہ لگے گا کہ اس کے کتنے ثمرات ہیں اور کتنے نقصانات ہیں، تبھی جو ہے وہ بہتر طور پر اندازہ ہو سکے گا۔ پولیس نے کل کریک ڈاؤن کیا اور 44 پتنگ بازوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ لاہوری باز نہیں آ رہے، اور میرے خیال سے جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے کلچر کا حصہ تھا بسنت، اور اس چیز کو، اس فیسٹیول کو منایا جاتا تھا، وہاں پر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ زندگی اور جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سیمل، ویسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز میں اس کے دو پہلو ہیں، کہ فرض کریں کہ ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، تو وہاں بھی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرائیو کرتے ہیں، کسی بھی وقت جو ہے وہ حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گاڑی کھڑی کر کے اپنا جو ہے وہ سفر اس کو روک دیں۔ بسنت جو ہے، اگر ہم ایسی ڈور استعمال کرتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرائے کہ ایسی خطرناک ڈور جو ہے اس کا یا کیمیکلز کا استعمال نہ کیا جائے۔ ایسے پتنگ ساز جو کہ ایسی پتنگیں بناتے ہیں، لیکن باز کون آئے گا رضوان؟ ابھی بسنت پہ پابندی ہے تو لوگ جو ہیں وہ پتنگیں اڑا رہے ہیں اور ان ڈوروں کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اگر یہ پابندی ختم کر دیں اور وہ کہیں کہ ہم دھاتی جو ڈور ہے یا کیمیکلز والی ڈور ہے وہ بنانا بند کر دیں اور عام ڈور کے ساتھ آپ اڑا سکتے ہیں، کون باز آئے گا؟ اور پھر یہ تو ایک ایسا اندھا قتل ہوتا ہے جس میں پتہ بھی نہیں لگتا کہ قتل کیا کس نے۔ ڈور آئی آپ کے گلے پہ، پھر چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جو ہیں وہ اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ سیمل، یہ ویسے ایک فطری عمل ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دباتے ہیں وہ اتنی ہی شدت سے ابھرتی ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ کوئی ایسی جگہ مختص کریں، جیسے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی چانگا مانگا میں جو ہے کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ایک دو روز کے لیے بسنت کی اجازت دے دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال لیں جو پتنگ باز ہیں، جو کہ باز نہیں آتے۔ اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف سختی سے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ پولیس جو ہے وہ تو عام جو جرائم، روزمرہ جرائم ہو رہے ہیں ان پہ قابو نہیں پا رہی، تو اب پولیس کو پتنگ بازوں کے پیچھے لگا دیا گیا کہ اگر کوئی لڑکا جو چھت پہ کھڑا ہو کے پتنگ اڑا رہا ہے تو اس کو پکڑ کے لے کے آئیں، تو پولیس والے سیڑھیاں لے کے جو ہے وہ کہاں پکڑتے پھریں گے انہیں، اور اس کے باوجود وہ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو اس کا یہی حل ہے، اس کا یہی پازیٹیو ایک سلوشن ہے کہ گورنمنٹ کچھ ایسا اقدام کرے کہ ہر کوئی ایسی ویکینڈ جگہ پہ ایسی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو پھر حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ ون وے اور دی ادر کہیں نہ کہیں آپ کو بیچ کا سلوشن نکالنا پڑے گا، اور میرے خیال سے وہ یہی رہ جاتا ہے کہ کسی کھلی جگہ پر جیسے چانگا مانگا ہو گیا، جلو پارک ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی جگہ جہاں پر اجازت دے دینی چاہیے کہ آپ یہاں پر پتنگیں اڑا لیں، اور اس کے بعد شہر کی حدود میں جہاں پر رش ہوتا ہے، جہاں پر ٹریفک ہوتی ہے، وہاں پر اس چیز کو اوائڈ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے بارے میں قانون سازی کی ضرورت ہے کہ اس کے باوجود اگر یہاں پہ کوئی پتنگ اڑاتا ہوا نظر آئے تو اس کے خلاف سختی سے اس سے نمٹا جائے۔ تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ایک ریلیف دے گی تو شاید اس میں خاطر لیکن اس میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب ایک چیز پر پابندی ہے اور جانی نقصان ہوتے ہیں، اس سے خدا نہ خواستہ زخمی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی، تو بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ جہاں پر ایک خبر اب کئی پچھلے ویکینڈ سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پتنگ بازی ہو رہی ہے، وہیں پر یہ جو نوجوان ہیں یہ ون ویلنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ سڑکوں پر اس قدر بری طرح یہ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور پھر ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سپر ہیرو۔ یہ نہیں، اس چیز کا خیال نہیں رکھا جائے کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اپنا نقصان بھی اور جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو اس کا نقصان بھی۔ سیمل، یہ ان چیزوں کو آپ جوڑیں اس خبر کے ساتھ کہ کتابیں جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ بکتی نظر آتی ہیں، جوتے شو کیس میں لگے سجے نظر آتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا وہ نظر آ جائے گا کہ جب آپ کتب بینی سے جو نسل ہٹ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایسے ہی ان کے رجحانات ہوتے ہیں، ایسی ہی چیزوں کو وہ آئیڈیالائز کرتے ہیں۔ ان کے ہیرو وہی ہوتے ہیں کہ جو ون ویلنگ کرتا ہے، جو بائک کا پہیہ اٹھا لیتا ہے، وہ اس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں۔
वो स्कॉलर्स को आइडियलाइज़ नहीं करते। वो ऐसे लोग जिन्होंने सोसाइटी को एक नई डगर पे चलाया है या एक नई सिमत दी है, उनको आइडियलाइज़ नहीं करते। और ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुतुब बीनी से दूरी का नतीजा है कि अगर आप जो है वो एक पढ़ी लिखी नस्ल को परवान चढ़ाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स ज़िंदगी के बारे में जो है वो क्लियर होंगे, तो उसके बाद वो ऐसी चीज़ों को आइडियलाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी पुलिस को भी यहाँ पर अलर्ट होना पड़ेगा। जो जब हर हफ्ते पीर के रोज़ जब हम ये खबर पढ़ते हैं तो 3-4 इलाके हैं जिनका ख़ास तौर पर जिक्र आता है, जिसमें मुगलपुरा और शुमाली और जनूबी छावनी जो है वो वहाँ पर ये जो मनचले हैं वन विलिंग करते हुए नज़र आते हैं। क्यों पुलिस वहाँ पर तैनात नहीं होती, क्यों उनको रोकने की कोशिश नहीं करती? और फिर उन पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि किस तरह वो अपने छोटे छोटे बच्चों को एक ग्रुप की सूरत में उनके फ्रेंड्स के साथ ख़ास तौर पर हफ्ता और इतवार जाने देते हैं कि वो अपनी जान की बाजी जो है वो लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात भी आए हैं कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में जो है वो मौका पर ही डेथ हो जाती है। बिल्कुल सीमल, देखें कि वालिदैन जो हैं, जितना मशीनी दौर है, तेज़ी का दौर है, वालिदैन के पास इतना टाइम नहीं है वो तलाश मुआश में, रोज़गार की तलाश में जो है वो कि इतना जो है वो बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। ये बच्चों को भी एहसास करना पड़ेगा कि इसमें जिस तरह कल भी जो है वो एक्सीडेंट हुआ और उसमें 2 नौजवान जो हैं शदीद ज़ख्मी हुए, और वन व्हीलिंग करते हुए जो नौजवान ज़ख्मी होते हैं उनके बचने के चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता हेड इंजरी जो है वो सबसे पहला इसमें कहा जाता है कि नुकसान होता है। बिल्कुल। और ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं, वार्डर्स हैं, वो वहाँ पे तैनात भी होते हैं, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है कि वो इनको पकड़ सकें। ये व्हीलर्स जो हैं बड़ी सुबक रफ्तारी के साथ, तेज़ी के साथ गुजर जाते हैं, इनको पकड़ना उनके बस की बात नहीं है। और व्हीलर्स के हवाले से जो है वो ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से ख़ुद भी जो है वो इसका इतराफ़ करती है कि उनके पास इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, उनके जो वार्डन्स हैं वो इस तरह से ड्राइव नहीं कर सकते कि व्हीलर्स को पकड़ा जा सके। लेकिन इस पे एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाने की बड़ी ज़रूरत है ताकि इनफरादी तौर पे सोसाइटी में इसके ख़िलाफ़ शऊर को उजागर किया जाए, और ऐसा ट्रैक भी बनाने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पे, जहाँ पे व्हीलर्स को मुकम्मल तौर पे ऐसा लिबास पहना के उन्हें अपना शौक पूरा करने देना चाहिए। वो जो मट्टी के ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर नुकसान का खदशा कम होता है और वो अपना शौक भी उसमें पूरा कर लें। बाहर की दुनिया में भी ये होता है और वो उनको खुली इजाज़त देते हैं, बाकायदा उन्होंने जो है वो ड्रम्स बनाए होते हैं जिसके अंदर जाकर वो विलिंग कर लें या जो भी करतब दिखाना चाहते हैं वो दिखा लें, ताकि सड़क पर आकर ना वो अपना नुकसान करें, ना वहाँ पर जो बाकी लोग जा रहे हैं उनका नुकसान हो। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम सेल्स और प्रमोशंस की बात करेंगे और अपना पहला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। जी, बचत बाजार में सबसे पहले कूगर है जी, और कूगर पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट ब्रांड है जी राफिया, और राफिया पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप एविडा पर जा सकते हैं, www.facebook.com/evida by सकीना टकी। वहाँ पर जाकर आप कलेक्शन जो है वो देख सकते हैं। फैब्रिक्स इनके अमेजिंग है और कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं जी, प्रमोशन साइट पर चलते हैं और हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर हार्पिक है बाय 2000 ml वाले, और रिटेल प्राइस उनकी बनती है 500, प्रमोशनल प्राइस है 405। आप 95 रुपीज़ जो है बचा सकते हैं। अगली प्रमोशन है हमारे पास सर्फ एक्सेल की, और सर्फ एक्सेल की रिटेल प्राइस बनती है 125, प्रमोशनल प्राइस बनती है 109। आप इसमें जो है वो तकरीबन 20 रुपये बचा सकते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहां पर हम सब्जियों और फलों की बात करेंगे। ओपन मार्केट से हमारे साथ रिपोर्टर भी हमारे मौजूद होंगे आज के भाव में। आज के भाव में सबसे पहले हम बताएंगे आपको ज़ेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में, और मटन है 848 रुपये में। बीफ कीमा की अगर बात करें तो 540 में मिलेगा आपको बीफ कीमा, और मटन कीमा आपको मिलेगा 967 रुपये में। हाइजेनिक होता है, साफ़ सुथरा,
कटा हुआ गोश्त जो है वो आपको प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक अगर बात करें तो आपको जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 110 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 160 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से आपको बेबी बैक्टी जो है वो मिलेगी 619 में। रहू फिश आपको मिलेगी 349 में। और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर एंड बिस्किट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे 294 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 81 रुपये दर्जन, थोक से 89 रुपये और गोरमे से 80 रुपये दर्जन। जी, और अब हम रुख करेंगे अपने रिपोर्टर राव दिलशाद का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं सब्जी मंडी से। राव, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, सब्जी और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और क्या महंगाई पर कोई काबू पाया गया है? जी राव दिलशाद, आपको आवाज आ रही है? जी नाज़रीन, राव दिलशाद मौजूद हैं सब्जी मंडी से, जो कि हमें अपडेट करेंगे वहां पर सब्जी और फलों की कीमतों के हवाले से। जी, राब्ता हो गया। जी राव, बताइएगा। उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है, चूँकि कल अगर किसी सब्जी की कीमत 31 रुपये थी तो आज ये 29 है या 32 रुपये है। तो इसी तरह से मामूली उतार चढ़ाव आज देखा गया मार्केट में। आपको ये बताएं कि जो सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी अगर बात करें कीमतों की आज की, तो फूल गोभी की जो कम से कम कीमत है वो 9 रुपये, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये में परचून रेट में फ़रोख्त की जा सकती है। इसी तरह से जो खीरा है वो 37 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर बात करें घिया कद्दू की तो वो 33 से 36 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है आज मार्केट में। अगर शिमला मिर्च की बात करें तो ये 60 से 64 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है आज। और इसी तरह से जो बैंगन हैं उनकी अगर बात करें कीमत की तो 30 से 33 रुपये में आज फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से टमाटर की अगर बात करें तो 29 से 32 रुपये में फ़ी किलो जो टमाटर हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो तमाम सब्जियों की कीमतों में जो है वो मिला जुला रुझान आज देखा गया है और बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो आज रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा, चूँकि सब्जियों की कीमतों में अगर इसको इस्तेहकाम भी कहें तो वो भी मुनासिब होगा। जी, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, सब्जियों और फलों के हवाले से कंपैरिजन दे रहे थे कि कल की कीमतें क्या थी और आज की कीमतें क्या हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ और ओपन मार्केट से आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत खरीद है 105.75, कीमत फरोख्त है 106 रुपये। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद है 151.50, कीमत फरोख्त है 152.2। यूरो की कीमत खरीद है 117.20, कीमत फरोख्त है 117.70। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 27.90, कीमत फरोख्त है 28.05। यूएई दिरहम कीमत खरीद है 28.75, कीमत फरोख्त है 28.90। कोयती दिनार कीमत खरीद है 348, कीमत फरोख्त है 350।
ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 74.70, कीमत फरोख्त है 75.15। जैपनीज यन कीमत खरीद है 0.90, कीमत फरोख्त है 0.93। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद है 104.70, कीमत फरोख्त है 105.60, जबकि सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर है जी, कीमत खरीद 76.25, कीमत फरोख्त है 76.80। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें हम हायर एजुकेशन और जो नॉलेज पार्क बनाया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उसका क्या मकसद है, क्या अहमियत है, किस तरह से वो बनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और उसके तहत जो एक LKPC बनने जा रहा है, लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के हवाले से जो एक प्रोजेक्ट है, उसका मकसद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से वो सर्व करेगा और नॉलेज पार्क असल में होता क्या है। बहुत से लोगों को इस चीज़ का भी जो है वो इल्म नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी हैं ये प्लानिंग एंड बजट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं LKPC के शाहिद जमान साहब। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आजकल ऑब्वियसली बहुत मसरूफियात चल रही होंगी क्योंकि आप दो साइड्स देख रहे हैं, तो प्लानिंग एंड बजट ऑफ हायर एजुकेशन और दूसरा इस प्रोजेक्ट का को हेड कर रहे हैं। सो हाउ इज इट गोइंग? Very busy, very busy, very long working hours. मगर having said that जी, I feel that the Lahore Knowledge Park, जो कि हमारा primary focus है, is a cutting edge project. It's a very visionary project. It speaks very highly of the vision of the Chief Minister of the Punjab, Mr. Shahbaz Sharif, because this is something that he has envisioned to take the Punjab and to take the country to a yet higher level as far as इस knowledge. तरह की चीज़ें तो वो बहुत ज़्यादा उनके विजन जो हैं वो बड़े जैसे कहते हैं ना वसी होते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल पर देखना चाहते हैं हर चीज़ के हवाले से। Absolutely. अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको आइडिया होगा कि नॉलेज पार्क होता क्या है, फिर आपको उससे जी बिल्कुल और सब सुनने वालों को भी ये आइडिया होगा कि नॉलेज पार्क एक कितनी कटिंग एज नेक्स्ट लेवल की एंटिटी है। बेसिकली स्पीकिंग जी, दुनिया भर में एक एंटिटी मौजूद है बहुत सारे मुल्कों में जिसको कहा जाता है नॉलेज एंड ग्रोथ पार्क। नॉलेज एंड ग्रोथ पार्क बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें आप एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड वो बिजनेस हाउसेस जो कि उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, उनको आप क्लस्टर कर देते हैं। सो व्हाट यू बेसिकली डूइंग इज कि एजुकेशन एंड R&D एक दूसरे से मुस्तफीद हो रहे होते हैं और दोनों के थ्रू जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है, वेदर इट्स ह्यूमन प्रोडक्ट और वेदर इट्स अ नॉलेज प्रोडक्ट, वो कमर्शलाइज होता है और उसको मार्केट में डिसेमिनेट होने का मौका मिलता है वहाँ से। बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप एजुकेशन से रिसर्च से प्रोडक्ट मेकिंग और उसके बाद कंपनीज वहाँ पर एट योर नेक्स्ट स्टेप अवेलेबल हैं और वो आपको कमर्शलाइजेशन। Absolutely. So it's what you call as R&D that will be converted into actual development activity. तो स्टूडेंट्स के लिए और जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छी हो जाएगी। जी absolutely. स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च के साथ लिंक अप करना और उस रिसर्च को कन्वर्ट करना इनटू एक्चुअल प्रोडक्ट्स फॉर द इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, उसको लिंक अप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसको दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्रिपल हीलिक्स कॉन्सेप्ट। इसमें तीन अनासर होते हैं, बिजनेस, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। सो ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इससे जो प्रोडक्ट निकलता है इट टेक्स सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। क्योंकि जनरली हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में थेरीज पढ़ाई जाती हैं और उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं होता है। एंड व्हेन कम इन योर फील्ड, जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको बड़ा नया फील होता है कि कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा होता, तो वो एक रिलेटिविटी जो है वो क्रिएट करेगा ये। सो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके साथ क्या करेंगे कि किस तरह से सिस्टम चलेगा? जी बेसिकली स्पीकिंग मैं एक जस्ट आई टेक वन स्टेप बैक, मैं आपको बताता चलूँ कि द लाहौर नॉलेज पार्क इंशाल्लाह एज इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड, ये पाकिस्तान का सबसे पहले नॉलेज एंड ग्रोथ पार्क है। दुनिया भर में नॉलेज एंड ग्रोथ पार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, बड़ी देर से एग्जिस्ट कर रहे थे और
this speaks very highly again of the vision of the Chief Minister and of this government. That they thought that it's about time that we have a knowledge and growth park and that we take knowledge to the next level. Next level. ठीक है जी. So having said that, what you're going to do is हमने 2 स्टेज की प्लानिंग की है, considering the fact कि ये बहुत complex project है जी. and पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है. So what we've done is that we took a 2-stage planning process. सबसे पहले हमने through an international global tendering process हमने इसका concept and business feasibility study किया. ठीक. And we brought in a very very highly acclaimed company from Singapore called Frost & Sullivan. उन्होंने कोई 7 से 8 महीने का पूरा एक प्रोसेस किया जिसमें उसने पूरा पंजाब स्टडी किया और फिर लाहौर को इन पर्टिकुलर स्टडी किया. ठीक ठीक. वो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया. उसकी सारे अप्रूवल्स हो गए फ्रॉम एवरी सो रेलेवेंट. सेटअप जो है वो कंपनी लगाएगी. एग्जैक्टली वो जब हो गया, we set up a company to run this. This is not a product that can be run through your regular government channels. So we set up a company for it, जिसके बहुत eminent board of directors हैं और उसमें private sector heavy board है, ताकि इसको truly like a company चलाया जाए और इसको focus किया जाए on the objective that it has been built for. ठीक ठीक. अब वो ख़त्म हमने कर लिया जी. And now we're into, you can see, the implementation phase. And the implementation phase has 3 aspects to it. It has detailed master planning, it has PR and marketing, and it has what you call a very multifarious exercise called transaction advisory. ये implementation phase का पहला stage जुलाई अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, and we'll actually start rolling the bulldozers as they say. And the rest of it will continue for तो the ये next 2 बनाया years. कहाँ पर जा रहा है, मतलब Okay. जगह कहाँ पर होगी? इसकी लोकेशन है जी off Bedia Road, across the road from the police training school. अच्छा. वहाँ पे 852 acres की एक प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट की, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये सोचा कि इसका बेस्ट यूज़ ये होगा कि इसको एजुकेशन और R&D के लिए वक्फ किया जाए, बजाय इसकी कोई और काम में लाया जाए. बिल्कुल सही. सो यूनिवर्सिटीज़ कैसे ऑन बोर्ड आएंगी और क्या सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही आएंगी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ जी. सकती हैं? दोनों आ सकती हैं, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहली तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आ गई है. इट्स कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, वो आ गई है. ठीक ठीक. इसके अलावा हमने थ्रू द कॉन्सेप्ट प्लानिंग ये किया ये कि हमने सेक्टर्स डिफाइन किए, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डिफाइन किया. उन सेक्टर्स को डिफाइन करके उन्हीं पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, उन्हीं के रिलेटेड बिजनेसेस आएंगे, उन्हीं के रिलेटेड एजुकेशनल एक्टिविटी होगी. ठीक. ठीक है जी. सो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कैन कम, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कैन बिल्कुल सही. कम. और वो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि सेक्शंस करना बहुत ज़रूरी था कि अगर फॉर एग्जांपल आप साइंस में कर रहे हैं, आप IT में कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में कर रहे हैं, सो यू नीड टू हैव दोस सेक्शंस जहाँ पर वो उसको काम कर सकें. बिल्कुल ठीक. This shows that and it's a very very focused and planned activity. आप बिल्कुल ही ओपन करके करते तो फिर अनफोकस्ड होता. बिल्कुल सही. वो मर्ज हो जाता और किसी को कुछ समझ में ना आ रहा होता Exactly, उसमें. ठीक exactly. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? So what we're going to do is ये जो हमारी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी एक्सरसाइज है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज. इसी के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, इसी के थ्रू बिजनेस हाउसेस आएंगे और इसी के थ्रू R&D इंस्टीट्यूशंस आएंगे. इसी में वो TORs डिफाइन हो जाएंगे जिसके बेसिस पे उनको अप्रोच किया जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया सही. है, बट एक मेथोडिकल फैशन में उनको ऑन बोर्ड लाने का एक्सरसाइज. बिल्कुल सही. मगर वंस अगेन आपको बहुत खुशी होगी सुन के कि इसमें बहुत बड़ा आंसर है यूथ के लिए. ठीक है. और वो क्या है? वो है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस. देयर विल बी अ वेरी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यंग पीपल कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो कि अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, जो एम्प्लॉई बनने के बजाय एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, जो अपने लिए क्रिएट करेंगे और साथ साथ अपने साथ के लोगों को भी जो है उसमें इन्वॉल्व जो कर कि सकेंगे. दैट्स एन अमेजिंग आइडिया. एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, इकोनॉमी को ग्रोथ फैक्टर बनेंगे और एम्प्लॉयर्स बनेंगे. सही. So there'll be a very very heavy infrastructure for them with respect to business services. और उनको मराहत बहुत दी जाएंगी, चाहे उनको बैठने की जगह हो, चाहे उनको इंटरनेट चाहिए, चाहे उनको फंडिंग चाहिए. ठीक. They will be the people who will वो bring एक the अच्छा ideas. प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे स्टार्टअप हो सकेगा किसी भी Absolutely, बिजनेस का. इफ यू हैव एन आइडिया तो वहाँ जाके If उसको you- आप क्लिक कर So सकते हैं. anybody, any young person, anybody who has an idea, they just come to Knowledge Park. Here onwards, we take you on board and you put your idea into practice. अच्छा, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो कोई भी जो आना चाह रहा है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हो या कोई एजुकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर Not रहा हो? necessarily. अच्छा, Not कोई भी एनीबडी necessarily. कैन कम. Anybody can come. Basically speaking, you see, the universities are a springboard
from where such ideas come out, because वहीं पे R&D हो रही होती है, वहीं पे बिल्कुल ठीक। education हो रही होती है. ठीक। But if somebody has an idea, sitting in Gaju Matta, who doesn't study in that university or any other university, it doesn't really matter. You know, they will be more than welcome to come. ठीक, Yeah. सो वो उनकी फिजिबिलिटी तैयार की जाएगी उनके आइडिया के अकॉर्डिंगली, Absolutely. और गाइडेंस भी ऑब्वियसली Absolutely, वो हम करेंगे ना उनके लिए. अच्छा, हमारे पास वो R&D infrastructure डिपार्टमेंट होगा. जो है ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या ये यूनिवर्सिटीज के अंदर ही होगा, वहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, या नॉलेज पार्क के अंदर भी एक पूरा उस सेक्टर में सेगमेंट होगा, मतलब एक साइड एक पोर्शन होगा जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते Good हैं? point, good point. Basically speaking, जो वो ट्रिपल हेलिक्स का कॉन्सेप्ट है ना जी, उसमें यूनिवर्सिटीज़ की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आर द इंजन्स ऑफ रिसर्च. बिल्कुल ठीक। ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है, ठीक है जी, हमारे यहाँ भी होती है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में भी होती है. वी जस्ट वांट टू लिंक अप दैट रिसर्च इन अ मोर रोबस्ट फैशन विद द मार्केट. ठीक है जी, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में रिसर्च नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की रिसर्च, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि इतनी कमज़ोर है कि हम रैंकिंग में नहीं आ सकते, इंटरनेशनल रैंकिंग में नहीं आ सकते, डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. पहले से बहुत फर्क है, लेट्स पुट इट दैट वे. चले ठीक, In the last 15 years, there's a lot of ground has been covered with respect to R&D, and projects like this, inshallah, will give a further scope डेफिनेटली for that research. प्रोफेशनल लेवल पर जब आप रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज भी की जाएगी. यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे. शायद साहब, हम बात कर रहे थे आपके नॉलेज पार्क और यूनिवर्सिटीज़ की. मुझे एक चीज़ जो है वो कंफ्यूज कर रही है कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और वो पास आउट करते हैं, तो किस तरह से वो एडजस्ट कर सकेंगे, नॉलेज पार्क से लिंक उनका किस तरह से हो सकेगा, ये चीज़ अगर थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दें. देखिए, नॉलेज पार्क के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक फिजिकल क्लस्टरिंग और एक इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस. ठीक. इन दो चीज़ों पे ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड. ठीक है जी. तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक ही फिजिकल एरिया में यूनिवर्सिटीज़ भी लगा रहे हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर्स पे फोकस्ड हैं, या लार्जली ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ अपने एंटिटीज़ में चल रही हैं. ठीक. साथ में इंडिपेंडेंट R&D इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जबकि यूनिवर्सिटीज़ में भी रिसर्च हो रही है, मगर इंडिपेंडेंट R&D इंस्टीट्यूशंस को भी हमने इन्वॉल्व करना है. ठीक. प्लस देयर इज अ होल बिजनेस एरिया. ठीक है, सो लेट्स से हम एक सेक्टर को ले लेते हैं जिसको हमने फोकस किया अमंग्स द डिफरेंट सेक्टर्स दैट वी फोकस्ड. IT. ठीक है जी. सो फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पंजाब, जिसको ऑलरेडी जगह वहाँ दे दी गई है, ठीक. वो वहाँ पे आ रहे हैं. अच्छा, बाकायदा जगह, कैंपस की जगह दी गई है वहाँ हाँ पर. हाँ, they are our first entity, educational entity ठीक, that's ठीक. coming in, and there'll be others inshallah that will follow. वो आ रहे हैं, उन्होंने अपना कैंपस सेटअप किया, वो IT में काम कर रहे हैं. ठीक है. और 6 किस्म की IT कंपनीज आ गई, स्मॉल, मीडियम एंड सम बिग. ठीक है, वो डिमांड कर रही है कि हमें ठीक है. फ्ला साइट पर ये रिक्वायरमेंट है. एग्जैक्टली. ठीक है. सो IT स्कूल्स जो हैं, या जो IT यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे IT ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सही. ठीक है. नाउ आपने इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट सुना होगा जी बिल्कुल. कि जी ग्रेजुएट्स जाते हैं कहीं इंटर्नशिप करते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज व्हाइल दे आर गेटिंग एजुकेटेड सीख के आते हैं, बिल्कुल एंड देन दैट सॉर्ट ऑफ गिव्स देम एन एज. ठीक है. सो थियरी से निकल के वो प्रैक्टिकल में जा रहे होते हैं. बिल्कुल ठीक. इधर आपने उनको डायरेक्टली थियरी और प्रैक्टिकल को लिंक अप कर दिया. लिंक अप कर दिया. क्योंकि फिजिकली स्पीकिंग जहाँ आप बैठे हैं, लेट्स से यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे IT बिजनेसेस के क्लस्टर है, का सेक्टर है. ठीक है जी. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरचेंज हैपनिंग बिटवीन द टू. ठीक है. जैसे ही वहाँ से डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ से डिमांड एंड सप्लाई आ रहे हैं और वहाँ से सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई. इनको लोग चाहिए, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक. ठीक है. उनको प्रोड्यूस करने के लिए उनको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, सो इवन बिफोर दे कम आउट दे आर ऑलरेडी डूइंग इंटर्नशिप्स और व्हाटएवर एल्स इट टेक्स. ठीक. ठीक. इनको किस किस्म के लोग चाहिए, इनको दूर जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ से निकल के यूनिवर्सिटी में गया, उसने कहा यार ये करिकुलम हमारे लिए जरूरी है. इंटरचेंज शुरू हो गया. हमें इटली से डिमांड आई है फलां किस्म की प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, यू नो. ठीक है ना. उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में हो रही है. सो आप देख रही हैं पूरा एक साइकिल है, सही. इस तरह से चल रहा है. ठीक. ठीक. अगर रिसर्च करानी है तो वो यूनिवर्सिटी से होगा. Yes. डिमांड है, अगर किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि हमें ये चीज़ें जो हैं वो एक्सपर्ट चाहिए, Yes. तो वो यूनिवर्सिटीज जो है वो Absolutely. प्रोड्यूस कर रही हैं और वो Absolutely. एक्सचेंज हो रहे हैं. Absolutely. अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे और थोड़ी सी लग रही है कि फॉर एग्जांपल IT यूनिवर्सिटी जैसे आपके ऑन बोर्ड आ चुकी है और उसका कैंपस वहाँ पर लगेगा. कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना कैंपस नहीं वहाँ बनाना चाहती. फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी, गुड क्वेश्चन. वो शिफ्ट नहीं करना चाह रहे, बट दे वांट यू, मतलब कि वो ऑन बोर्ड आना चाह रहे हैं कि हम लोग एक
बड़ी तादाद जो है खेप नौजवानों की तैयार कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में। वो IT है, साइंस है, लिटरेचर है, मतलब नॉट लिटरेचर बट बिजनेस है, एनीथिंग मीडिया वो कैसे ऑन बोर्ड आ सके? बिकॉज जैसे मैंने पहले गुजारिश की ना जी कि इट्स फिजिकल क्लस्टरिंग एंड इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस, ठीक है जी। सो इंस्टीट्यूशनल लिंकेज के लिए स्पेशली आज की दुनिया में जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली वहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है जी। सही। पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यू नो ANU, यू कैन बी लिंक्ड, यू नो, बट ऑफ कोर्स देखिए इंसान इंसानों से जब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, सो that produces the best results. That's why you do physical clustering. सही। और उसमें वो PR सेक्टर भी आ जाता है कि आप पब्लिक रिलेशनिंग कर रहे होते हो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ और उनसे उनको डिमांड्स बता रहे होते हो सो दैट वो अपनी सप्लाई जो है वो तैयार कर सकें। Absolutely, you know, and as the saying goes कि the best business decisions are not made in boardrooms, they are made over a cup of coffee. बिल्कुल ठीक। So you provide कैजुअल गपशप लगा रहे हो एंड ऐसे आपको आइडियाज जो है। That's why the Lahore Knowledge Park is a complete lifestyle environment. उधर कैफेज भी हैं, उधर सिनेमा भी होगा, उधर सब कुछ होगा। अच्छा मतलब हर एस्पेक्ट को जो है वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वहाँ स्पोर्ट्स भी होगा, उधर सब कुछ होगा ताकि इंसान इंसानों से ऐसे इंटरेक्ट करें जैसे कि एक्चुअल नॉर्मल एनवायरनमेंट में। आई काइंड ऑफ लाइक दिस आइडिया बिकॉज द अदर डे मैं एक मूवी देख रही थी और उसमें एक कंपनी बनाई हुई है, ऑनलाइन कंपनी है, एंड दे आर वर्किंग ओपनली, पूरा ग्लास डोर्स है, इंटरेक्शन हो रही है, गपशप लग रही है, उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उसमें बास्केटबॉल पड़ी हुई है, उसमें एक थेरेपी सेशन है जहां आप क्योंकि कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हो तो आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप रिलैक्स करो और रिलैक्स करने के बाद आपके जो आइडियाज आते हैं वो आपको कहीं और नहीं आ सकते। सो इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट दैट यू हैव टू गिव टू पीपल, तब आइडियाज जनरेट होते हैं और तब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक ओवर द इयर्स हम इस आइडिया को मिस कर रहे थे, हमें लग रहा था कि ये तो रिक्रिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, बट प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। मुझे कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है वो जो आपके स्टार्टअप्स है ना, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे भी कुछ आइडियाज जो है वहाँ शेयर करने चाहिए। अच्छा एक और चीज़, चूँकि ये सारा सेटअप एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है, इंस्पिरेशन भी वहाँ से हमें ली है और जो कंपनी ने सेटअप किया वो भी बाहर की है। सो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ लिंकअप किया जाएगा कि यहाँ से हमारे आइडियाज़ जो है वो बाहर जाएं या कुछ रिसर्चेस जो है वो हम करके दें, बिकॉज टैलेंट की कमी तो नहीं है हमारे में। लिटरली यू आर एब्सोल्युटली राइट, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। देयर इज अ लॉट, देखिए माय 3 years in the higher education department and my interaction with the young people who go to universities here, ठीक है, इवन एज आई मुझे चांस नहीं मिला यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाने का, मगर जब मैं नौजवानों से मिलता हूँ एट द बैचलर्स मास्टर्स लेवल, इज जस्ट एन अनबिलीवेबल सेट ऑफ यंग पीपल इन दिस कंट्री, ठीक है जी। दे जस्ट नीड टू बी गिवन मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी एंड यू विल सी, फॉर एग्जांपल I'll quote one CEO of a very large IT company, global level IT company from Pakistan, और उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे पास हमें जितने ग्रेजुएट्स चाहिए हमें मिल नहीं रहे। अच्छा, ठीक है जी, हम कहते हैं लेते हैं, हमें उतने ही और चाहिए होते हैं। That's how much good work is happening in Pakistan on the IT front, at least, and amongst other fronts as well, but IT front especially. So there's a lot of demand of young people, you know, and the more you can produce, the more will be needed. But I think we have covered enough. हमने बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो नौजवानों तक पहुंचाई है ताकि वो होप लगाकर बैठे, उम्मीद लगाकर बैठे कि कुछ अच्छा होने जा रहा है और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आने वाला है। लेकिन एक चीज़ जो उनको भी कंसर्न करी होगी और एकदम से मेरे ज़हन में भी आया कि इज इट एक्सपेंसिव, लाइक आम लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा? Absolutely. I'll put it down in one sentence for you. We have express instructions in writing from the Chief Minister that this is meant for the people. सही, आम लोगों So के लिए। it will be on merit, and if anybody is unable to afford, then we will make sure that they come there. So anybody can come. That's amazing. Yeah. Thank you so much for coming, Shahid Saab, and I think it's an amazing project. Thank you. Good luck for this. आगे जितने भी steps हैं, I really hope कि वो जल्दी कंप्लीट हो और ये हमें देखने को मिले कि किस तरह से सर्व करता है हम लोगों को। Thank you so much. Thank you very much. इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और मुझे यकीन है कि अब तक लाहौरी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारा वो सेगमेंट क्यों नहीं आया जिसमें हम लाहौर को डिस्कस करते हैं, लाहौर की मुख्तलिफ चीज़ों की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो फटाफट से वो सेगमेंट शामिल करते हैं जो कि है मेरा शहर लाहौर।
मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है लाहौर हाई कोर्ट, और जिसकी आजकल बात भी की जा रही है, केस भी ज़ेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट का नाम चेंज करने की भी बात हो रही है, लेकिन हिस्ट्री क्या है इसकी, कब से ये है और किस तरह से इसका निज़ाम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि ऑलरेडी लाहौरियों को बहुत इंतजार कर रहा है, तो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। कब बनाई गई है? लाहौर हाई कोर्ट जो है ये अंग्रेज़ दौर में बनी है। इससे पहले मुग़ल दौर में और सिख दौर का जो इब्तदाई टाइम था उसमें काजी होते थे। अच्छा। तो काजी जो थे वो फैसला करते थे, जो भी करते थे। उसके बाद जो है 1830 में 1830 में महाराजा रंजीत सिंह के दौर में पहली दफ़ा लाहौर में एक कोर्ट बनाई गई जिसको सदर कोर्ट का नाम दिया गया। अच्छा, और वो यहाँ पर ही थी, इसी जगह पर थी? नहीं, वो किले में थी। उसके बाद जिस वक्त 1846 में अंग्रेज़ों ने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद 1849 में मुकम्मल पंजाब पे जब कंट्रोल हो गया, तो उसके बाद एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया जिसमें 3 मेंबर थे। उनके तहत जो है उस वक्त जुडिशली और इंतज़ामिया वो एक ही थी। अच्छा। तो 1849 से 1853 तक 4 साल जो है ये इंतज़ामिया इकट्ठी रही, और 1853 में अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। अच्छा। और जुडिशल कमिश्नर निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया। उस निज़ाम के तहत पहली दफ़ा पंजाब में और लाहौर में एक कोर्ट बनाई गई जिसका नाम चीफ कोर्ट रखा गया। अच्छा, उस वक्त यही बिल्डिंग थी वो? नहीं, यही बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा। ये जब बनाई गई तो ये चीफ सेक्रेटरी बिल्डिंग है जिसमें जनरल वंतोरा की रिहाइश थी उस वक्त। इसके बिल्कुल साथ जो अब चीफ सेक्रेटरी बिल्डिंग कहलाती है, उसके राइट साइड पे एक बिल्डिंग बनाई गई थी। अच्छा। जिसको चीफ कोर्ट का नाम दिया गया, और वो बिल्डिंग इस वक्त मौजूद है। और उसमें जो मुहाफ़िज़ खाना है उसमें उसी तरह से वो केस और उस दौर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज में लकड़ी के फ्रेमों में और इस तरह से सीढ़ियाँ बना के डबल स्टोरी, वो इसी तरह से अब तक महफूज हैं। अच्छा। उस जगह पे ये चीफ कोर्ट बनाई गई। आपको पता होगा कि एक लाहौर में कोर्ट स्ट्रीट है, तो कोर्ट स्ट्रीट का नाम जो है वो चीफ कोर्ट की वजह से, वो बैठे होते हैं और स्टैम्प पेपर्स और फाइल्स वगैरह मिल रही होती हैं, उस जगह की बात ये आती है कि ऐवान अदल की बैक साइड पे है। ठीक। देव समाज रोड को क्रॉस करती है ये उस साइड पे। अच्छा। तो ये कोर्ट स्ट्रीट जो है वो चीफ कोर्ट तक आने वाली सड़क का नाम दिया गया था, इसलिए उसका नाम कोर्ट स्ट्रीट है। ठीक। तो ये कोर्ट यहाँ रही। उसके बाद जो है वो 1882 में एक नई इमारत, क्योंकि मुकदमात की तादाद बढ़ गई थी तो एक नई इमारत की ज़रूरत महसूस हुई, और दिमाल पे ये जिस जगह अब हाई कोर्ट की इमारत है यहाँ एक इमारत तामीर की गई। ये 1882 में शुरू हुई और वक्फे से 10 साल का अरसा इसमें लगा, और 1892 में ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई थी 10 साल में। तो इस इमारत की तामीर पे जो है उस वक़्त 3,21,870 रुपये खर्च हुए थे। और आपको एग्जैक्ट एक फिगर जो है वो याद है, रुपए भी कितने खर्च हुए वो भी याद? उसके बाद इस बिल्डिंग की जो पिछली दफ़ा हमने सरगंगा राम पे बात की थी, तो सरगंगा राम ने इस बिल्डिंग की तामीर में जो है वो हिस्सा लिया था। और उसके अलावा ये था कि इसकी जो सारी कंस्ट्रक्शन की गई वो 4 मज़ाहिब जो हिंदुस्तान के बड़े मुस्लिम, हिंदू, सिख थी, इन चारों मज़ाहिब की जो निशानियाँ थी, मुसलमानों की मस्जिद, हिंदुओं का मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा और मसीही गिरजा, इन चारों निशानियों को मुश्तरका तौर पे लेके और इनके तहत इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया। ये लाहौर की पहली इमारत है जिसमें इन 4 मज़ाहिब की निशानियाँ आपको नुमायाँ नज़र आती हैं। और वो अभी भी हैं? वो अभी भी हैं, ज़ाहिर बिल्डिंग तो वही है। तो इस तरह से ये इमारत यहाँ हुई, और इसका नाम जो है वो इसी तरह से चीफ कोर्ट, जो पहले नाम चला, पहले सदर कोर्ट था, सदर कोर्ट से जब ये चीफ कोर्ट बनी, और चीफ कोर्ट के बाद यहाँ आके भी इस इमारत में इसका नाम चीफ कोर्ट ही था। 1919 में इस जगह का नाम तब्दील किया गया और इसको चीफ कोर्ट को हाई कोर्ट का नाम दिया गया। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि लाहौर को जिस तरह से बड़े शहरों पर सरदारियाँ हैं लाहौर की, तो इसी तरह से ये इमारत भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो पंजाब में बनी, वो लाहौर में सबसे पहले चीफ कोर्ट बनी थी। और दिल्ली तक के मुकदमात जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट में या चीफ कोर्ट में आते थे। पार्टीशन से पहले भी लाहौर को ये एजाज़ हासिल था कि वो जो है वो दिल्ली से मुकदमात आते थे। बल्कि एक और था कि जिस तरह से मुकदमात आते थे, इसी तरह जो लाहौर का पागल खाना था उसमें भी दिल्ली तक के पागल जो थे वो लाहौर में आते थे।
तो इसी तरह से जो चिड़ियाघर है ये भी बरसगीर का पहला चिड़ियाघर, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो लाहौर में सबसे पहले मुतारफ़ हुई। हाँ सही, इस पे हम कल अगर बात करें, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। इतना मज़ा आ रहा होता है यकीन जानिए इस चीज़ के बारे में बात करने का, तो मुझे आपसे इजाज़त लेना होगी। बहुत शुक्रिया राव साहब, बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया। चलें बाकी कल फिर बाकी इंशाल्लाह कहीं यहीं से बात का सिलसिला जो आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लाहौर की मुख्तलिफ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।